हम फिजिक्स के सभी चैप्टर को पूरी तरह से समझेंगे और प्रत्येक टॉपिक कवर करेंगे, जो सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए पहला टॉपिक मात्रक एवं मापन से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि मापन या मेजरमेंट आखिर है क्या, मतलब बहुत ही सरल शब्दों में। देखिए, किसी भी भौतिक राशि को, जैसे मान लीजिए लंबाई है या वजन है, उसको एक मानक मात्रक में संख्या के रूप में बताना ही मापन है। अच्छा, और इस मापन के लिए मुख्य रूप से 4 पद्धतियां या सिस्टम्स इस्तेमाल होते आए हैं। 4 पद्धतियां? कौन कौन सी? सबसे पहली है CGS। CGS? इसमें लंबाई सेंटीमीटर में, द्रव्यमान ग्राम में और समय सेकंड में होता है। सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड, इसलिए CGS। बिल्कुल। इसे फ्रांसीसी या मीट्रिक प्रणाली भी कहते हैं। ठीक है, और दूसरी है FPS, मतलब फुट पाउंड सेकंड। ये ब्रिटिश प्रणाली है। फुट पाउंड सेकंड, ये तो आज भी कुछ जगहों पे यूज होता है ना? हाँ, होता है। और फिर तीसरी है MKS। यहाँ लंबाई मीटर में, द्रव्यमान किलोग्राम में और समय सेकंड में होता है। ओके, मीटर, किलोग्राम, सेकंड, MKS। हाँ। और चौथी, जो सबसे जरूरी है चौथी और सबसे महत्वपूर्ण है, SI, यानी इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अच्छा। इसे 1971 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार किया गया। अच्छा। और ये बेसिकली MKS पद्धति का ही एक सुधरा हुआ और ज्यादा व्यापक रूप है। आज दुनिया में सबसे ज्यादा यही चलता है। समझ गया। तो अब बात करते हैं भौतिक राशियों की, मतलब फिजिकल क्वांटिटीज की। हाँ, ये क्या होती हैं? जिन भी गुणों को हम माप सकते हैं और संख्या में बता सकते हैं, वो भौतिक राशियां हैं। और इनको भी बांटा गया है ना? जी, 2 आधारों पर। एक तो मापन और मात्रक के आधार पर, और दूसरा दिशा और परिमाण के आधार पर। आज हम पहले वाले पर फोकस करेंगे, मापन और मात्रक के आधार पर। हाँ, इस आधार पर राशियां 3 तरह की होती हैं। मूल राशियां यानी फंडामेंटल, व्युत्पन्न राशियां यानी डिराइव्ड, और पूरक राशियां जिन्हें सप्लीमेंट्री कहते हैं। ठीक है। वैसे किसी भी राशि का एक सूत्र होता है, सही कह रहा हूं? सही कहा। सूत्र होता है परिमाण, जिसे मैग्नीट्यूड कहते हैं, गुणा मात्रक यानी यूनिट। जैसे अगर हम कहें 100 ग्राम चीनी, तो इसमें 100 परिमाण है और ग्राम उसका मात्रक है। बिल्कुल सही। चलिए अब इन तीनों राशियों को थोड़ा समझते हैं। सबसे पहले मूल राशियां, ये क्या होती हैं? मूल राशियां वो हैं जो पूरी तरह से स्वतंत्र होती हैं, मतलब वो किसी और राशि पर निर्भर नहीं करती। और SI पद्धति में ये कितनी है? SI पद्धति में कुल 7 मूल राशियां हैं, और परीक्षा के लिए इनके मात्रक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। अच्छा, तो वो 7 कौन कौन सी हैं? पहली है लंबाई यानी लेंथ, इसका मात्रक है मीटर। मीटर, ठीक है। दूसरी है द्रव्यमान, मास, इसका मात्रक है किलोग्राम। किलोग्राम। तीसरा है समय, टाइम, मात्रक है सेकंड। सेकंड। ये 3 तो बेसिक हो गए। जी। चौथा है विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, इसका मात्रक है एम्पियर। एम्पियर, ए से लिखते हैं जिसे। हाँ। 5वां है ताप, टेम्परेचर, जिसका मात्रक केल्विन है। केल्विन, के। छठी है ज्योति तीव्रता, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसका मात्रक है कैंडिला। कैंडिला, CD। और 7वीं और आखिरी है पदार्थ की मात्रा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसका मात्रक है मोल। मोल, अच्छा। तो ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हो गई। जी। तो फिर व्युत्पन्न राशियां यानी डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या हैं? जैसा नाम से ही पता चल रहा है, ये वो राशियां हैं जो मूल राशियों पर निर्भर करती हैं, उनसे ही मिलकर बनती हैं। अच्छा, कोई उदाहरण? बहुत सारे हैं, जैसे क्षेत्रफल, एरिया, ये लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, तो इसका मात्रक हुआ वर्ग मीटर यानी m²। मतलब ये लंबाई वाली मूल राशि से बना है। बिल्कुल। इसी तरह आयतन, वॉल्यूम का मात्रक घन मीटर, m³ है। और चाल यानी स्पीड? चाल होती है दूरी बटा समय, तो इसका मात्रक हुआ मीटर प्रति सेकंड, ms। त्वरण, एक्सीलरेशन? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ms²। ठीक है। और बल यानी फोर्स का मात्रक? बल का SI मात्रक है न्यूटन, जिसे n से दिखाते हैं। और कार्य और ऊर्जा का? कार्य और ऊर्जा दोनों का SI मात्रक जूल, J होता है। जूल। और शक्ति यानी पावर का? शक्ति का मात्रक है वॉट, W। ठीक है। तो ये सब व्युत्पन्न राशियां हो गई। अब बची पूरक राशियां। हाँ, इसमें बस 2 ही राशियां हैं। सिर्फ 2? जी। पहली है समतल कोण, प्लेन एंगल, जिसका SI मात्रक है रेडियन। रेडियन, RAD। और दूसरी है घन कोण, सॉलिड एंगल, जिसका SI मात्रक है स्टेरेडियन। स्टेरेडियन, SR। बस यही 2 हैं। चलिए, ये तो हो गई सामान्य माप की बात। लेकिन जब हमें बहुत लंबी दूरियां मापनी हो, जैसे ग्रहों के बीच की दूरी, तो उसके लिए तो मीटर, किलोमीटर बहुत छोटे पड़ जाएंगे। हाँ बिल्कुल।
ऐसी खगोलीय दूरियों के लिए कुछ विशेष मात्रकों का इस्तेमाल होता है। कौन कौन से हैं वो? इनमें 3 सबसे प्रमुख हैं। पहला है प्रकाश वर्ष यानी लाइट ईयर। और यहाँ बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, वर्ष सुनकर इसे समय का मात्रक समझ लेते हैं। सही कहा, जबकि ये दूरी का मात्रक है, समय का नहीं। तो एक प्रकाश वर्ष होता क्या है? ये वो दूरी है जो प्रकाश 1 साल में निर्वात में यानी वैक्यूम में तय करता है। और ये बहुत ज्यादा होगी? बहुत ज्यादा। एक प्रकाश वर्ष लगभग 9.46 गुणा 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। ठीक है, और दूसरा कौन सा मात्रक है? दूसरा है खगोलीय इकाई, जिसे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट या AU कहते हैं। ये क्या है? ये सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी है। अच्छा, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी को एक AU कहते हैं। जी। और तीसरा है पार्सेक। पार्सेक? हाँ, ये दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। सबसे बड़ी? हाँ प्रकाश वर्ष से भी बड़ी? जी हाँ, एक पार्सेक लगभग 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। अच्छा, तो सबसे बड़ी इकाई पार्सेक हुई। यहीं पर एक सवाल आता है जो अक्सर कंफ्यूजन पैदा करता है। पार्सेक और पास्कल, इन दोनों में क्या अंतर है? सुनने में एक जैसे लगते हैं। बहुत अच्छा सवाल है ये। पार्सेक, जैसा हमने अभी बात की, दूरी की इकाई है, वो भी बहुत बड़ी दूरी की। ठीक है। जबकि पास्कल वो दाब यानी प्रेशर की SI इकाई है। अच्छा, तो पार्सेक दूरी के लिए और पास्कल दाब के लिए। बिल्कुल, दोनों में कोई संबंध नहीं है। बहुत बढ़िया। चलिए अब कुछ प्रीवियस ईयर प्रश्नों को जल्दी से देखते हैं, एक रैपिड फायर राउंड की तरह। ठीक है, मैं तैयार हूँ। मूल SI राशियां कितने प्रकार की हैं? 7। MKS प्रणाली में द्रव्यमान की इकाई क्या है? किलोग्राम। शक्ति यानी पावर का SI मात्रक क्या है? वॉट। कार्य का SI मात्रक? जूल। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का। पार्सेक किसकी इकाई है? दूरी की। पास्कल किसकी इकाई है? दाब की। आयतन की SI इकाई क्या है? घन मीटर, m³। और आखिरी सवाल, बल यानी फोर्स का SI मात्रक क्या है? न्यूटन। अब अगला चैप्टर देखते हैं, सदिश और अदिश राशियां। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि भौतिक राशि क्या है। कोई भी राशि जिसे मापा जा सके, मतलब जैसे ऊंचाई, तापमान या भार, उसे भौतिक राशि कहते हैं। और दिशा और परिमाण के आधार पर इन्हें 2 मुख्य भागों में बांटा गया है, सदिश राशियां और अदिश राशियां। तो अदिश राशियों से शुरू करते हैं। अदिश मतलब जिसमें दिशा न हो, ये तो नाम से ही साफ है। हाँ, ये वो भौतिक राशियां हैं जिन्हें बताने के लिए सिर्फ परिमाण यानी बस एक न्यूमेरिकल वैल्यू की जरूरत होती है, दिशा की नहीं। बिल्कुल, जैसे दूरी, द्रव्यमान, तापमान, ऊर्जा, कार्य, चाल, दाब, शक्ति, समय और विद्युत धारा। अच्छा, जब डॉक्टर बताता है कि 102 डिग्री बुखार है, तो वो दिशा तो नहीं बताता। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसीलिए तापमान एक अदिश राशि है। और सदिश राशियां वो इसका ठीक उल्टा होंगे। हाँ, सदिश राशियों को व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की जरूरत होती है। अच्छा, दोनों। इसके उदाहरण है विस्थापन, वेग, त्वरण, संवेग, भार, आवेग और बल। यहाँ एक दिलचस्प बात है, मैंने ध्यान दिया है कि ज्यादातर सदिश राशियों के नाम में व या ब आता है, जैसे वेग, विस्थापन, बल। हाँ, ये एक अच्छी ट्रिक है याद रखने के लिए, लेकिन कुछ अपवाद भी हैं। अच्छा, जैसे घनत्व, दाब और विद्युत धारा में व या ब है, पर ये अदिश राशियां हैं, इसलिए कॉन्सेप्ट समझना ज्यादा जरूरी है। सही बात है, ट्रिक हमेशा काम नहीं करती। चलिए अब सदिशों को जोड़ने और गुणा करने के नियमों को समझते हैं, जो परीक्षाओं के लिए बहुत जरूरी हैं। सबसे पहले सदिशों का जोड़। देखिए, सदिशों को जोड़ने के लिए एक महत्वपूर्ण नियम है समांतर चतुर्भुज का नियम, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। जब 2 सदिश, मान लीजिए A और B, एक दूसरे से किसी कोण मतलब थीटा पर काम कर रहे हों, तो उनका परिणामी निकालने का एक सूत्र है। और वो सूत्र है परिणामी R बराबर √A² + B² + 2AB cos थीटा। बिल्कुल, इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी वस्तु पर पूर्व दिशा में 3 न्यूटन का बल लग रहा है। ठीक है। और उत्तर दिशा में 4 न्यूटन का, तो यहाँ दोनों बलों के बीच 90 डिग्री का कोण बनेगा। और cos 90 डिग्री की वैल्यू 0 होती है। हाँ, तो सूत्र में वैल्यू रखने पर परिणामी बल आएगा √3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर + 0, जो कि √25 यानी 5 न्यूटन होगा। एकदम सही। और इसी से जुड़ा एक और महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है परिणामी बल का अधिकतम और न्यूनतम मान। हाँ, ये सीधे सीधे पूछा जाता है।
अधिकतम मान के लिए दोनों बलों को बस जोड़ देना है, a प्लस बी, और न्यूनतम मान के लिए उन्हें घटा देना है, a माइनस बी। बिल्कुल। उदाहरण के लिए अगर 12 न्यूटन और 8 न्यूटन के दो बल हैं, तो उनका अधिकतम परिणामी बल होगा 12 प्लस 8 यानी 20 न्यूटन। और अगर पूछा जाए कि 3 न्यूटन और 4 न्यूटन बल का परिणामी इनमें से कौन सा नहीं हो सकता, 2, 5, 6 या 8 न्यूटन, तो हम पहले न्यूनतम मान निकालेंगे। 4 माइनस 3 मतलब 1 और अधिकतम मान 4 प्लस 3 मतलब 7। इसका मतलब परिणाम 1 और 7 के बीच ही होगा, तो 8 न्यूटन संभव नहीं है। सही। अब बात करते हैं समकोण एकांक सदिश की, रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर्स। आई कैप, जे कैप, के कैप। हाँ, वो ही। 3 अक्ष होते हैं, x, y और z। इनकी दिशा को दर्शाने के लिए हम क्रमशः आई कैप, जे कैप और के कैप का इस्तेमाल करते हैं। परीक्षा में अक्सर एक सदिश देकर उसका परिमाण पूछा जाता है। जैसे अगर एक सदिश है a बराबर 3i प्लस 8j प्लस 5k, तो इसका परिमाण कैसे निकालेंगे? इसका भी एक सीधा सूत्र है। परिमाण बराबर अंडर रूट आई के गुणांक का स्क्वायर प्लस जे के गुणांक का स्क्वायर प्लस के गुणांक का स्क्वायर। अच्छा, तो इस केस में परिमाण होगा √3 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, यानी √9 प्लस 64 प्लस 25, जो कि √98 हुआ। बिल्कुल। एक और सवाल, अगर सदिश है 3i प्लस 4k, तो इसका y अक्ष पर प्रक्षेप क्या होगा? क्योंकि इसमें जे कैप का कोई पद ही नहीं है, इसका मतलब y अक्ष पर इसका मान 0 है। अच्छा, क्योंकि j वाला हिस्सा है ही नहीं। ठीक है, अब आते हैं सदिशों के गुणनफल पर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। ये दो तरह का होता है, अदिश गुणनफल जिसे डॉट प्रोडक्ट कहते हैं, और सदिश गुणनफल जिसे क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। और मुख्य बात यह है कि दो सदिशों का डॉट प्रोडक्ट यानी a डॉट b एक अदिश राशि होती है। मतलब सिर्फ एक नंबर। हाँ, और दो सदिशों का क्रॉस प्रोडक्ट a क्रॉस b एक सदिश राशि होती है। डॉट प्रोडक्ट निकालने का एक आसान तरीका है ना? मान लीजिए दो सदिश हैं, a बराबर 3i प्लस 4j प्लस 8k और b बराबर 4i प्लस 6j प्लस 9k। तो इनका डॉट प्रोडक्ट निकालने के लिए i वाले को i से, j वाले को j से और k वाले को k से गुणा करके सबको जोड़ दें। बस इतना आसान? हाँ, यानी 3 गुणा 4 प्लस 4 गुणा 6 प्लस 8 गुणा 9। ये हुआ 12 प्लस 24 प्लस 72, जो कि 108 के बराबर होगा। बिल्कुल, और ये 108 एक अदिश राशि। अब अगला चैप्टर देखते हैं, पैमाना। पैमाना, हाँ। तो इसको समझने के लिए काम करते हैं, मीटर को हम अपना एक तरह से सेंटर पॉइंट मान लेते हैं। ठीक है, मीटर हमारा बेस हो गया। बिल्कुल। अब इससे छोटी इकाइयां भी हैं और बड़ी भी। तो पहले छोटी वाली देखें। हाँ, वहीं से शुरू करते हैं। मीटर से जो ठीक छोटी इकाई है वो है डेसीमीटर। डेसीमीटर यानी 10 की घात -1। सही। फिर आता है सेंटीमीटर, जो है 10 की घात -2, और फिर मिलीमीटर 10 की घात -3। डेसी, सेंटी, मिली, ये तीनों तो एक साथ याद हो जाते हैं। हाँ, ये तिकड़ी याद रखना आसान है, लेकिन इसके बाद एक मजेदार छलांग आती है। अच्छा। मिलीमीटर के बाद अगली इकाई सीधे 3 घात नीचे जाती है, माइक्रोमीटर। मतलब 10 की घात -6। बिल्कुल, 10 की घात -6 मीटर। बीच का -4 और -5 कहाँ गया? बहुत अच्छा सवाल है। असल में विज्ञान में ना 1000 के गुणक में काम करना ज्यादा आसान होता है, तो -3 से सीधे -6, फिर -9 और फिर -12। तो समझ गई। तो -9 पर नैनोमीटर होगा। बिल्कुल, नैनोमीटर। और फिर उससे भी 1000 गुना छोटा 10 की घात -12 पर पिकोमीटर। तो हमारे पास 2 ग्रुप्स हो गए, एक डेसी, सेंटी, मिली और दूसरा माइक्रो, नैनो, पिको। हाँ, ये याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है। और ये वजन या आयतन के लिए भी काम करता होगा। बिल्कुल, मीटर की जगह ग्राम लगा दें तो वजन की इकाइयां बन जाएंगी, और लीटर लगा दें तो आयतन की। ठीक है, अब मीटर से बड़ी इकाइयों को देखते हैं। हाँ, तो मीटर से ठीक बड़ा है डेकामीटर यानी 10 मीटर। 10 की घात 1। फिर हेक्टोमीटर 10 की घात 2, और फिर हमारा सबसे परिचित किलोमीटर 10 की घात 3। तो यहाँ भी तिकड़ी बन गई, डेका, हेक्टो, किलो। सही। और इसके बाद भी वही 1000 गुना वाली छलांग है। किलोमीटर से 1000 गुना बड़ा मेगामीटर। मेगामीटर 10 की घात 6। फिर गीगामीटर 10 की घात 9, और फिर टेरामीटर 10 की घात 12। मतलब ये भी एक ग्रुप हो गया, मेगा, गीगा, टेरा। बिल्कुल। अब सबसे जरूरी हिस्सा आता है इनका रूपांतरण, एक इकाई से दूसरी में बदलना। हाँ, इसमें अक्सर गड़बड़ हो जाती है। इसका एक बहुत सीधा नियम है, जब भी आप बड़ी इकाई से छोटी इकाई की तरफ जाएंगे तो गुणा करेंगे, और छोटी से बड़ी की तरफ तो भाग करेंगे। ठीक है, एक उदाहरण से समझते हैं।
1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? तो हम बड़ी यूनिट किलोमीटर से छोटी मीटर में जा रहे हैं। मतलब गुणा होगा। हाँ, किलो का मतलब है 10 की घात 3, तो 1 के आगे 3 शून्य, यानी 1000 मीटर। बिल्कुल। और अगर मैं पूछूं कि 1 मीटर में कितने किलोमीटर होंगे? अब हम छोटी से बड़ी यूनिट की तरफ जा रहे हैं तो भाग होगा। सही। तो 1/1000 किलोमीटर या 10 की घात -3 किलोमीटर। एकदम सही। चलिए एक और देखते हैं। 1 हेक्टोमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? ठीक है, हेक्टोमीटर बड़ी यूनिट है, मिलीमीटर छोटी, तो गुणा होगा। अब कदम गिनते हैं। हाँ, हेक्टो से डेका, फिर मीटर, फिर डेसी, सेंटी और फिर मिली, कुल 5 कदम हुए। तो 1 के आगे 5 शून्य, 10 की घात 5 मिलीमीटर। देखिए कितना आसान है। पर एक सवाल है, अगर बीच में वो 3 घात वाली छलांग आ जाए तो? जैसे 1 डेसीमीटर में कितने नैनोमीटर होंगे? हाँ, ये पेचीदा सवाल है। यहाँ कदम गिनने वाला तरीका काम नहीं करेगा। तो फिर इसे कैसे हल करेंगे? इसका एक बहुत सरल गणितीय तरीका है। आपको बस दोनों की घात देखनी है। अच्छा। नैनोमीटर की घात है -9 और डेसीमीटर की? -3। तो बस बड़ी घात में से छोटी को घटा दीजिए, मतलब 9 में से 1 घटा दें। 8 आएगा। तो जवाब है 10 की घात 8। 1 डेसीमीटर में 10 की घात 8 नैनोमीटर होते हैं। ये तरीका हमेशा काम करता है। ये तो बहुत बढ़िया ट्रिक है। आप चलिए बहुत लंबी दूरियों की बात करते हैं, खगोलीय दूरियां, जहाँ किलोमीटर भी बहुत छोटा पड़ जाता है। हाँ, सबसे पहली और सबसे प्रसिद्ध इकाई है प्रकाश वर्ष, यानी लाइट ईयर। जो दूरी की इकाई है, समय की नहीं। बिल्कुल, ये वो दूरी है जो प्रकाश 1 वर्ष में वैक्यूम में तय करता है। और इसकी वैल्यू क्या होती है? इसकी वैल्यू है 9.467 गुणा 10 की घात 15 मीटर। बाप रे, बहुत ज्यादा। हाँ, इसके बाद आती है खगोलीय इकाई या एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ये क्या है? ये पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी है। इसका मान है 1.496 गुणा 10 की घात 11 मीटर। अच्छा, तो ये सौर मंडल के अंदर इस्तेमाल होती होगी। बिल्कुल। और दूरी मापने की जो सबसे बड़ी इकाई है वो है पार्सेक। पार्सेक? हाँ, पार्सेक। एक पार्सेक में लगभग 3.26 प्रकाश वर्ष होते हैं। यानी ये प्रकाश वर्ष से भी लगभग 3.25 गुना बड़ी है। सही। इसका मान मीटर में 3.26 गुणा 10 की घात 16 होता है। कमाल है। चलिए अब अंतरिक्ष से वापस जमीन पर आते हैं और कुछ आम इकाइयों को देखते हैं। जैसे कि फीट और इंच। हाँ, 1 फीट में 12 इंच होते हैं, ये तो सबको पता है। और 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होते हैं। ये बहुत जरूरी है याद रखना। सही। और एक इकाई होती है फैदम। फैदम, हाँ, समुद्र की गहराई नापने के लिए 1 फैदम में 6 फीट होते हैं। और गज का क्या हिसाब है, जो प्लॉट्स के लिए इस्तेमाल होता है? देखिए, अगर लंबाई नाप रहे हैं तो 1 गज में 3 फीट जी। लेकिन जब क्षेत्रफल की बात होती है तब वो वर्ग गज हो जाता है। बिल्कुल, तो 1 वर्ग गज मतलब 3 फीट गुणा 3 फीट, यानी 9 वर्ग फीट। बिल्कुल। वो लोग अक्सर 3 से भाग दे देते हैं, जो गलत है। यही सबसे आम गलती है। जैसे मान लीजिए कोई प्लॉट 30 फीट लंबा और 15 फीट चौड़ा है, तो उसका क्षेत्रफल हुआ 30 गुणा 15 यानी 450 वर्ग फीट। अब इसे गज में बदलने के लिए 9 से भाग देंगे। तो 450/9 50 गज। वो प्लॉट 50 गज का हुआ। एकदम सही। कुछ और इकाइयां भी हैं जो सीधे परीक्षा में पूछ ली जाती हैं। हाँ, जैसे मील। 1 मील में लगभग 1.61 किलोमीटर होते हैं। और एक समुद्री मील भी होता है। नॉटिकल माइल। हाँ, वो थोड़ा बड़ा होता है, 1.852 किलोमीटर। अच्छा। और वजन में ऑन्स और पाउंड? हाँ, 1 औंस में लगभग 28.35 ग्राम होते हैं और 1 पाउंड में लगभग आधा किलो, मान लीजिए 0.45 किलोग्राम। ठीक है। और तरल चीजों के लिए गैलन और बैरल? 1 गैलन में 3.78 लीटर होते हैं और बैरल जो कच्चे तेल के लिए इस्तेमाल होता है उसमें 159 लीटर होते हैं। 159 लीटर, ये नंबर याद रखना हो। तो चलिए अब अगला चैप्टर देखते हैं, प्रकाश यानी लाइट। बिल्कुल। और इस चर्चा में हम प्रकाश की जो मूल बातें हैं उन्हें समझेंगे। मतलब ये क्या है, इसकी प्रकृति कैसी है और ये कैसे व्यवहार करता है। हाँ, हम परावर्तन, अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन जैसे जो महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं उन पर ध्यान केंद्रित करेंगे। बिल्कुल। और साथ ही हम वर्ण विक्षेपण, प्रकर्णन और विवर्तन को भी मतलब संक्षेप में जानेंगे। हमारा लक्ष्य है कि सिर्फ परीक्षा के लिए जो जरूरी तथ्य हैं और मुख्य बिंदु हैं उन पर ही फोकस रहे। तो शुरू करते हैं सबसे पहले सवाल से, प्रकाश आखिर है क्या? सीधी सी बात है, प्रकाश एक तरह की ऊर्जा है। हाँ, जो विद्युत चुंबकीय तरंगों मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रूप में चलती है। और इसका सबसे जरूरी गुण मुझे लगता है यह है
कि इसे चलने के लिए किसी माध्यम की जरूरत नहीं होती। बिल्कुल, ये निर्वात में, वैक्यूम में भी यात्रा कर सकता है, जहां ध्वनि बिल्कुल नहीं चल सकती। प्रकाश की एक और दिलचस्प बात है उसकी दोहरी प्रकृति। ड्यूल नेचर। हाँ, ये एक तरंग भी है और एक कण भी। तो पहले तरंग सिद्धांत की बात करते हैं। हाइगेंस ने बताया था कि प्रकाश तरंग के रूप में चलता है। और ये अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं, ट्रांसवर्स वेव्स। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब जैसे रस्सी में लहरें बनती है ना, कणों की गति तरंग की दिशा के लंबवत होती है। परपेंडिकुलर। हाँ अच्छा, और फिर न्यूटन ने कणिका सिद्धांत दिया, पार्टिकल थ्योरी। हाँ, उन्होंने बताया कि प्रकाश छोटे छोटे कणों से बना है, जिन्हें कणिकाएं या फोटॉन कहते हैं। तो फिर हमें प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता हुआ क्यों लगता है? उसका कारण है कि प्रकाश का तरंग दैर्ध्य, वेवलेंथ, बहुत ही छोटा होता है। इतना छोटा कि हमें उसका मुड़ना महसूस ही नहीं होता। सही है। अब जल्दी से देखते हैं कि प्रकाश के आधार पर वस्तुएं कितने प्रकार की होती हैं। हाँ, ये काफी सीधा है। सबसे पहले प्रदीप्त वस्तुएं, लुमिनस। मतलब जिनका अपना प्रकाश होता है, जैसे सूर्य या जलता हुआ बल्ब। और फिर हैं अदीप्त वस्तुएं, नॉन ल्यूमिनस। जिनका अपना प्रकाश नहीं होता, वे दूसरों के प्रकाश से दिखते हैं। चंद्रमा इसका सबसे अच्छा उदाहरण है ना? बिल्कुल। या कोई मेज, कुर्सी। फिर आता है कि प्रकाश उनसे आर पार जा सकता है या नहीं। जैसे पारदर्शक, ट्रांसपेरेंट, जिनसे प्रकाश पूरी तरह आर पार निकल जाता है, कांच की तरह। हाँ, फिर है अर्धपारदर्शक, ट्रांसलूसेंट, जिनसे प्रकाश का कुछ ही हिस्सा जा पाता है। इसका क्लासिक उदाहरण है तेल लगा हुआ कागज। बिल्कुल। और आखिर में अपारदर्शी, ओपेक, जिनसे प्रकाश बिल्कुल भी आर पार नहीं जा सकता, जैसे पत्थर या ईंट। ठीक है, ये तो आसान था। अब आते हैं परावर्तन पर, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मतलब जब प्रकाश किसी चिकनी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट आता है। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण नियम क्या है जो याद रखना है? सबसे महत्वपूर्ण नियम, आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। एंगल I इक्वल्स एंगल R। हाँ, इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कोई प्रकाश किरण अभिलंब, मतलब नॉर्मल, के साथ 30 डिग्री का कोण बनाते हुए आती है। तो वो 30 डिग्री के कोण पर ही परावर्तित होगी। बिल्कुल सीधी सी बात है। और अगर सवाल ये हो कि आने वाली किरण और जाने वाली किरण के बीच कुल कोण कितना है, तो वो हो जाएगा 30 + 30 यानी 60 डिग्री। ये एक बहुत ही सामान्य प्रश्न है जो पूछा जाता है। अच्छा, तो परावर्तन में प्रकाश लौट जाता है, लेकिन अपवर्तन में? अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन में प्रकाश एक माध्यम से दूसरे में प्रवेश करता है और अपनी दिशा बदल लेता है, मतलब मुड़ जाता है। हाँ, और यहाँ एक बहुत ही जरूरी तथ्य है जिसे याद रखना चाहिए। वो क्या? जब प्रकाश माध्यम बदलता है तो उसका वेग, वेलोसिटी और तरंग दैर्ध्य, वेवलेंथ, ये दोनों बदल जाते हैं। लेकिन उसकी आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी कभी नहीं बदलती। कभी नहीं। आवृत्ति स्रोत पर निर्भर करती है, माध्यम पर नहीं। और अपवर्तन के भी 2 मुख्य नियम हैं, है ना? हाँ, बहुत आसान है। पहला, जब प्रकाश विरल से सघन माध्यम में जाता है, जैसे हवा से पानी में, तो वो अभिलंब नॉर्मल की ओर झुक जाता है। और दूसरा, जब वो सघन से विरल माध्यम में जाता है, जैसे पानी से वापस हवा में, तो वो अभिलंब से दूर हट जाता है। बिल्कुल। और इसी सिद्धांत के कारण हमें कई रोजमर्रा की घटनाएं देखने को मिलती हैं। और परीक्षाओं में सीधे उदाहरण ही पूछे जाते हैं। हाँ, जैसे पानी में रखा सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना, या पानी में रखी पेंसिल का मुड़ा हुआ दिखना। तारों का टिमटिमाना भी इसी का नतीजा है। अच्छा, और सूर्योदय से थोड़ा पहले और सूर्यास्त के थोड़ा बाद तक सूर्य का दिखाई देना, ये भी वायुमंडलीय अपवर्तन है। ये तो बहुत दिलचस्प है। अब एक और खास स्थिति आती है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन या TIR। ये तब होता है जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा हो और आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण, क्रिटिकल एंगल से अधिक हो जाए। हाँ, इसमें होता ये है कि प्रकाश दूसरे माध्यम में जाने के बजाय पूरी तरह से पहले माध्यम में ही परावर्तित हो जाता है। और इसके उदाहरण तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, जैसे हीरे का चमकना, रेगिस्तान में मरीचिका, मिराज का बनना, ऑप्टिकल फाइबर का काम करना, जिससे हमारा इंटरनेट चलता है। क्या बात है। टूटे हुए कांच का कोई हिस्सा चमकीला दिखता है, वो भी इसी वजह से। और मेडिकल में एंडोस्कोपी तकनीक, वो भी इसी सिद्धांत पर आधारित है। कमाल है। अब बात करते हैं रंगों की, वर्ण विक्षेपण, डिस्पर्जन। हाँ, जब सफेद प्रकाश किसी प्रिज्म से गुजरता है तो वो अपने 7 घटक रंगों में बट जाता है, और इसे ही वर्ण विक्षेपण कहते हैं। इसमें याद रखने वाली बात यह है कि बैंगनी, वायलेट रंग
सबसे ज्यादा मुड़ता है मतलब उसका विक्षेपण सबसे अधिक होता है। और लाल रेड रंग सबसे कम मुड़ता है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक है और बैंगनी का सबसे कम। ठीक है। और एक मिलता जुलता शब्द है प्रकीर्णन, स्कैटरिंग। ये क्या है? जब प्रकाश धूल जैसे छोटे कणों से टकराकर सभी दिशाओं में फैल जाता है तो उसे प्रकीर्णन कहते हैं। अच्छा, तो प्रकृति में रंगों से जुड़े अधिकतर सवालों का जवाब प्रकीर्णन ही होता है। ज्यादातर का? हाँ। जैसे आकाश और समुद्र का नीला दिखाई देना, या फिर सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना। बिल्कुल। और इसी गुण के कारण खतरे के सिग्नल लाल रंग के बनाए जाते हैं, क्योंकि ये रंग सबसे कम बिखरता है और दूर से भी साफ दिखाई देता है। बहुत बढ़िया। अंत में एक और चीज देख लेते हैं, विवर्तन, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। हाँ, जब प्रकाश किसी बहुत छोटे छेद या किसी तेज किनारे से होकर गुजरता है तो वो किनारों पर थोड़ा मुड़ जाता है। इसी घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। हाँ, और ये इस बात पर निर्भर करता है कि वो छेद या अवरोध कितना छोटा है। छेद जितना छोटा होगा, विवर्तन उतना ही अधिक होगा। तो अब अगला चैप्टर देखते हैं, दर्पण। आज हम दर्पण यानी मिरर से जुड़े सभी जरूरी तथ्यों पर नजर डालेंगे। हाँ, और हम खास तौर पे उन मुख्य बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित करेंगे जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, जैसे कि समतल दर्पण के गुण, गोलीय दर्पण के उपयोग, दर्पण सूत्र और आवर्धन क्षमता की गणना। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले दर्पण, मतलब मोटे तौर पर दो मुख्य प्रकार के होते हैं, है ना? हाँ बिल्कुल। एक है समतल दर्पण, प्लेन मिरर, जिसकी सतह एकदम सपाट होती है, और दूसरा है गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर, जिसकी सतह गोलाकार होती है। और गोलीय दर्पण भी मतलब दो तरह के होते हैं? हाँ, ये आगे दो तरह के होते हैं। एक होता है उत्तल दर्पण, मतलब कन्वेक्स मिरर, जिसकी सतह बाहर की तरफ निकली हो। बिल्कुल, जिसकी परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरी हुई होती है। और दूसरा है अवतल दर्पण, यानी कॉन्केव मिरर, जिसकी सतह अंदर की ओर धसी हुई होती है। अच्छा, और इनसे जो प्रतिबिंब या इमेज बनती है वो भी अलग होती होंगी? हाँ, और ये अंतर याद रखना बहुत जरूरी है। प्रतिबिंब भी दो प्रकार के होते हैं। एक है वास्तविक प्रतिबिंब, रियल इमेज। ये हमेशा उल्टा, मतलब इन्वर्टेड बनता है। हमेशा उल्टा? हमेशा। और दूसरा है आभासी प्रतिबिंब, वर्चुअल इमेज, जो हमेशा सीधा इरेक्ट बनता है। ये एक पक्का नियम है। ठीक है, तो समतल दर्पण से शुरू करते हैं, जो हम रोज घरों में इस्तेमाल करते हैं। हाँ इसके कुछ खास गुण हैं जो सीधे परीक्षा में पूछे जाते हैं। हाँ, पहला तो ये कि समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब हमेशा आभासी और सीधा होता है। ठीक है। दूसरा, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के ठीक बराबर होता है, ना छोटा न बड़ा। और तीसरा वो जिसमें सब उल्टा दिखता है। पार्श्व परिवर्तन, लेटरल इन्वर्जन, मतलब आपका दायां हाथ प्रतिबिंब में बायां दिखाई देगा। बिल्कुल, पर इसके अलावा भी कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, है ना? हाँ, दो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु हैं। पहला, अगर कोई व्यक्ति दर्पण की ओर v वेग से चलता है तो उसे अपना प्रतिबिंब ज्यादा तेजी से आता हुआ लगता है। हाँ, उसे 2v यानी दोगुनी रफ्तार से अपनी ओर आता हुआ प्रतीत होगा। ये बहुत पूछा जाता है। और दूसरा ये कि किसी भी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई से कम आधी यानी h2 होनी चाहिए। अच्छा, तो मतलब अगर कोई 6 फीट का व्यक्ति है तो उसे कम से कम 3 फीट का शीशा चाहिए होगा अपना पूरा शरीर देखने के लिए। बिल्कुल सही। और समतल दर्पण का कोई खास उपयोग? एक बहुत महत्वपूर्ण उपयोग है पेरिस्कोप में, जो पनडुब्बियों में इस्तेमाल होता है। उसमें दो समतल दर्पणों को 45 डिग्री के कोण पर लगाया जाता है, ताकि पानी के अंदर से बाहर की चीजें देखी जा सके। हाँ बिल्कुल। ठीक है, तो ये तो हुई समतल दर्पण की बात। अब आते हैं गोलीय दर्पणों के मुख्य उपयोग पर। उत्तल दर्पण मतलब कॉन्वेक्स मिरर, ये प्रकाश की किरणों को फैलाता है, सही? हाँ, इसीलिए इसे अपसारी यानी डाइवर्जिंग दर्पण भी कहते हैं। और इसका मुख्य काम है बड़ी चीजों को छोटा दिखाना। बिल्कुल, इसीलिए इसका सबसे आम उपयोग गाड़ियों के साइड मिरर या रियर व्यू मिरर में होता है, ताकि पीछे का बड़ा सा ट्रैफिक छोटे से शीशे में दिख जाए। सही। और सड़कों पर लगी स्ट्रीट लैंप में भी इसका उपयोग होता है, ताकि रोशनी ज्यादा से ज्यादा क्षेत्र में फैले। समझ गया। अब आते हैं अवतल दर्पण पर। अवतल दर्पण यानी कॉन्केव मिरर, इसका काम ठीक उल्टा है। ये प्रकाश को एक बिंदु पर केंद्रित या फोकस करता है, इसलिए इसे अभिसारी यानी कन्वर्जिंग दर्पण कहते हैं। तो ये छोटी चीजों को बड़ा दिखाता होगा। एकदम सही। इसीलिए इसका उपयोग डेंटिस्ट करते हैं दांतों को बड़ा देखने के लिए, या डॉक्टर कान, नाक, गले की जांच के लिए करते हैं। अच्छा, और टॉर्च और गाड़ियों की हेडलाइट में भी तो यही होता है ना? हाँ, वहाँ इसका उपयोग एक शक्तिशाली बीम बनाने के लिए होता है।
सोलर कुकर में भी गर्मी को एक जगह केंद्रित करने के लिए। और शेविंग मिरर में भी? हाँ, शेविंग मिरर में चेहरा बड़ा देखने के लिए भी अवतल दर्पण का ही इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो अवतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है उसकी स्थिति और आकार इस पर निर्भर करता है कि वस्तु कहाँ रखी है। बिल्कुल। इसका एक सरल सा नियम है, जैसे जैसे वस्तु दर्पण के पास आती है उसका वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण से दूर जाता है और आकार में बड़ा होता जाता है। तो इसमें कुछ खास जगह होंगी जिनके बारे में जानना जरूरी है? हाँ, कुछ खास स्थितियां हैं जो हमेशा पूछी जाती हैं, जैसे कि जब वस्तु वक्रता केंद्र यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर सी पर हो तो प्रतिबिंब भी सी पर ही बनता है, समान आकार का वास्तविक और उल्टा। ठीक है, ये तो आसान है। और दूसरी खास स्थिति है जब वस्तु फोकस एफ पर हो, तब प्रतिबिंब अनंत यानी इन्फिनिटी पर बनता है। बहुत बड़ा। हाँ, बहुत बड़ा, वास्तविक और उल्टा। और एक और स्थिति है जो सबसे अलग है ना? हाँ, और यही सबसे जरूरी है, जब वस्तु फोकस एफ और ध्रुव पी के बीच हो। ये एकमात्र केस है जब प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है और वो आभासी और सीधा होता है। बिल्कुल, आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा। इसी का इस्तेमाल डेंटिस्ट करते हैं। समझ गया। उत्तल दर्पण का मामला तो शायद इससे आसान है। हाँ, उत्तल दर्पण का मामला बहुत सरल और सीधा है। उसमें क्या होता है? वस्तु को दर्पण के सामने आप कहीं भी रख दें, प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे, ध्रुव और फोकस के बीच ही बनेगा। हमेशा। और वो प्रतिबिंब हमेशा आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा ही होगा। इसमें कोई अपवाद नहीं है। ये तो बहुत आसान हो गया याद रखना। अब आते हैं न्यूमेरिकल प्रश्नों पर। इसके लिए 2 सूत्र सबसे जरूरी हैं। पहला है दर्पण सूत्र। हाँ, 1/f = 1/v + 1/u। यहाँ u वस्तु की दूरी है, v प्रतिबिंब की दूरी और f फोकस दूरी। बिल्कुल। और इन सूत्रों में चिन्ह परिपाटी, साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। हाँ, सबसे ज्यादा गड़बड़ वहीं होती है। इसका एक सरल नियम है, दर्पण के बाईं ओर की सभी दूरियां नेगेटिव होती हैं और दाईं ओर की पॉजिटिव। और वस्तु हमेशा बाईं ओर रखी जाती है। हाँ, इसलिए u का मान हमेशा नेगेटिव होता है। और फोकस दूरी? अवतल दर्पण की फोकस दूरी f नेगेटिव होती है और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी f पॉजिटिव होती है। ठीक है। और दूसरा महत्वपूर्ण सूत्र है आवर्धन का, मैग्निफिकेशन। हाँ, जिसे m से दर्शाते हैं। इसका सूत्र है m = -vu। और ये m का मान हमें प्रतिबिंब के बारे में सब कुछ बता देता है। वो कैसे? उसके चिन्ह से और उसके मान से। अगर m नेगेटिव है तो प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा है, और अगर m पॉजिटिव है तो प्रतिबिंब आभासी और सीधा है। अच्छा, और उसके मान मतलब वैल्यू से क्या पता चलता है? अगर m का मान बिना चिन्ह के 1 से ज्यादा है तो प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा है, अगर 1 से कम है तो छोटा है, और अगर ठीक 1 है तो समान आकार का है। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी दर्पण का आवर्धन है -1.38। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ? तो सबसे पहले चिन्ह देखिए। माइनस का मतलब है कि प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा है। सही। और 1.38 जो कि 1 से बड़ा है, इसका मतलब है कि प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनेगा। मतलब सिर्फ एक नंबर से हमें प्रतिबिंब की पूरी जानकारी मिल गई। बिल्कुल, यही इसकी खासियत है। चलिए अब अगला चैप्टर देखते हैं। चैप्टर का नाम है लेंस। हाँ, लेंस। तो लेंस असल में एक पारदर्शी गोले का ही एक हिस्सा होता है। पारदर्शी गोला मतलब दर्पण जैसा नहीं? नहीं, दर्पण और लेंस में यही तो मेन फर्क है। दर्पण का एक सिरा पॉलिश होता है और लेंस वो पूरी तरह से पारदर्शी होता है। अच्छा, और मैंने सुना है कि मोटे लेंस पास की चीजों के लिए होते हैं और पतले लेंस दूर की चीजों के लिए। मोटे तौर पर हाँ, मोटा लेंस नजदीक देखने के लिए और पतला लेंस दूर तक देखने के लिए। तो लेंस के मुख्य रूप से 2 ही प्रकार हैं, है ना? उत्तल और अवतल। बिल्कुल, कॉन्वेक्स और कॉन्केव। तो पहले उत्तल लेंस की बात करते हैं। उसे कैसे पहचाने? बहुत आसान है। उत्तल लेंस बीच में से मोटा और किनारों पर पतला होता है। अच्छा। और इसकी खासियत यह है कि ये रोशनी की किरणों को एक बिंदु पर इकट्ठा करता है, मतलब केंद्रित कर देता है, कन्वर्ज करता है। हाँ, अभिसारित। इसीलिए इसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं। और ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है? माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप? हाँ, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, कैमरा, और सबसे बड़ा उदाहरण तो हमारी अपनी आंख है, उसमें भी उत्तल लेंस ही है। अच्छा, और अवतल लेंस वो इसका ठीक उल्टा होगा? एकदम उल्टा, वो बीच में पतला और किनारों पर मोटा होता है। तो अगर उत्तल लेंस किरणों को इकट्ठा करता है तो अवतल फैला देता है, अपसारित करता है। तो उसे अपसारी लेंस कहते होंगे। बिल्कुल, डाइवर्जिंग लेंस, जैसे पानी का बुलबुला, वो एक तरह से अवतल लेंस का ही काम करता है। अरे हाँ, और चश्मों में भी तो लगता है। हाँ, चश्मे में, टॉर्च की लाइट में, ताकि रोशनी फैले, और दरवाजे में जो पीप होल होता है ना, उसमें भी। अच्छा, तो अब सबसे जरूरी हिस्सा देखते हैं। उत्तल लेंस से प्रतिबिंब कैसे बनता है? इसके तो शायद 6 अलग अलग मामले हैं। हाँ, 6 मुख्य स्थितियां हैं।
सबसे पहली, जब वस्तु अनंत पर हो, बहुत दूर, ठीक है। तब प्रतिबिंब दूसरी तरफ फोकस पर यानी F2 पर बनेगा, एकदम बिंदु जैसा। और वास्तविक और उल्टा? हमेशा वास्तविक और उल्टा। अब दूसरी स्थिति, वस्तु को थोड़ा पास लाते हैं, अनंत और 2F1 के बीच में, ओके। तो प्रतिबिंब F2 और 2F2 के बीच बनेगा, पहले से थोड़ा बड़ा पर वस्तु से अभी भी छोटा, और वास्तविक उल्टा तो रहेगा ही। ठीक है, F2 और 2F2 के बीच। अब तीसरी स्थिति, जब वस्तु ठीक 2F1 पर हो, ये खास है क्यों? क्योंकि अब प्रतिबिंब भी ठीक 2F2 पर बनेगा और एकदम बराबर आकार का। अच्छा, सेम साइज का। हाँ, और वास्तविक उल्टा। अब चौथी स्थिति। वस्तु को और पास लाइए, 2F1 और F1 के बीच में। ठीक है, अब प्रतिबिंब 2F2 से भी दूर चला जाएगा और बड़ा हो जाएगा। मतलब अब इमेज बड़ी बनने लगी। हाँ, और वास्तविक उल्टी। अब पांचवी स्थिति, जब वस्तु ठीक फोकस यानी F1 पर आ जाए, तब तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। बिल्कुल अनंत पर, बहुत ही ज्यादा बड़ा और वास्तविक उल्टा। प्रोजेक्टर इसी सिद्धांत पर काम करते हैं। और आखिरी छठा मामला, वो तो सबसे अलग है ना? हाँ, ये विशेष मामला है, जब वस्तु F1 और ऑप्टिकल सेंटर O के बीच आ जाती है, मतलब लेंस के बहुत ही करीब। तब क्या होता है? तब प्रतिबिंब लेंस के दूसरी तरफ बनता ही नहीं, वो वस्तु की तरफ ही बन जाता है। अरे, और कैसा? बड़ा, सीधा और आभासी, वर्चुअल। यही मैग्नीफाइंग ग्लास वाला केस है। वाह, ये तो बहुत अच्छे से समझ आ गया। और अवतल लेंस का क्या? वो तो काफी आसान है शायद। अवतल लेंस बहुत सीधा साधा है, उसमें बस दो ही स्थितियां हैं, पर नतीजा हमेशा एक जैसा ही होता है। हमेशा एक जैसा? हाँ, आप वस्तु कहीं भी रखें, प्रतिबिंब हमेशा वस्तु की तरफ F1 और O के बीच ही बनेगा। और वो हमेशा आभासी, सीधा और छोटा होगा? हमेशा आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा। एक बात याद रखने वाली है कि अवतल लेंस कभी भी वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनाता। ठीक है, तो लेंस का एक बहुत बड़ा उपयोग दृष्टि दोषों को ठीक करने में भी होता है। हाँ, बिल्कुल। सबसे पहले बात करते हैं निकट दृष्टि दोष की, मायोपिया। इसमें नाम से ही पता चल रहा है, निकट का दिखता है, दूर का नहीं। सही। इसमें होता ही है कि आंख का लेंस रोशनी को रेटिना से पहले ही फोकस कर देता है। तो उसे फैलाने की जरूरत है। बिल्कुल, इसलिए हम अवतल लेंस का इस्तेमाल करते हैं। माइनस नंबर का चश्मा? हाँ, अब इसका उल्टा है दूर दृष्टि दोष, हाइपरोपिया। मतलब दूर का साफ दिखता है पर पास का नहीं, जैसे पढ़ने में दिक्कत। सही। इसमें आंख का लेंस कमजोर हो जाता है और रोशनी को रेटिना के पीछे फोकस करता है। तो हमें रोशनी को इकट्ठा करने में मदद करनी होगी, मतलब उत्तल लेंस। एकदम सही। उत्तल लेंस प्लस नंबर का चश्मा। मैंने तो इसे याद रखने की एक ट्रिक बनाई थी। निकट बड़ा शब्द है तो अवतल भी बड़ा शब्द, दूर छोटा शब्द तो उत्तल भी छोटा शब्द। हाँ, ये बहुत बढ़िया ट्रिक है, काम करती है। और एक और होता है ना, जो उम्र के साथ होता है। हाँ, जरा दृष्टि दोष, प्रेसबायोपिया। इसमें पास और दूर दोनों जगह देखने में समस्या होती है। तो उसके लिए दोनों लेंस चाहिए। हाँ, उसके लिए द्विफोकसी यानी बाइफोकल लेंस इस्तेमाल होता है। चश्मे में ऊपर अवतल और नीचे उत्तल लेंस। अब कुछ फॉर्मूले और न्यूमेरिकल की बात कर लेते हैं। जरूर। सबसे जरूरी है लेंस सूत्र, लेंस फॉर्मूला। 1F = 1V 1U। हाँ, जहां F फोकस दूरी है, V प्रतिबिंब की दूरी और U वस्तु की दूरी। इसमें सबसे ज्यादा गड़बड़ तो प्लस माइनस के चिन्हों में होती है। उसका एक बहुत सरल नियम है, जिसे साइन कन्वेंशन कहते हैं। बताइए। वस्तु की दूरी यानी U हमेशा ऋणात्मक यानी नेगेटिव होगी, हमेशा। ठीक है, U हमेशा नेगेटिव। उत्तल लेंस की फोकस दूरी F हमेशा धनात्मक यानी पॉजिटिव होगी, प्लस। और अवतल लेंस की फोकस दूरी F और प्रतिबिंब की दूरी V, ये दोनों हमेशा ऋणात्मक ही होती हैं। ये नियम याद रहे तो सवाल गलत नहीं होगा। बिल्कुल नहीं। अच्छा, लेंस की क्षमता के बारे में भी बहुत पूछा जाता है, पावर ऑफ लेंस। हाँ, लेंस की क्षमता का मतलब है कि वो प्रकाश की किरणों को कितना ज्यादा या कम मोड़ सकता है। और इसका मात्रक डायोप्टर होता है, D। सही। और इसका सूत्र है P = 100F। पर ध्यान रहे कि यहाँ फोकस दूरी F सेंटीमीटर में होनी चाहिए। और इसमें भी प्लस माइनस का चक्कर है। वही पुराना नियम, उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक प्लस और अवतल लेंस की ऋणात्मक माइनस। अच्छा, और अगर दो लेंस को जोड़ दिया जाए तो उनकी कुल क्षमता बस जुड़ जाती है। P = P1 + P2। एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक उत्तल लेंस है 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी का, तो उसकी क्षमता P1 होगी 100/25 यानी +4 डायोप्टर। ठीक है। और एक अवतल लेंस है 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी का, तो उसकी क्षमता P2 होगी 100/-10 क्योंकि अवतल है, तो -10 डायोप्टर। हाँ, तो अब कुल क्षमता क्या होगी? कुल क्षमता P = +4 + -10
यानी -6 डायोप्टर। बिल्कुल सही। और क्योंकि आखिर में क्षमता नेगेटिव आई है, इसका मतलब ये दोनों मिलकर एक अवतल लेंस की तरह ही काम करेंगे। ये वाकई कमाल है कि कैसे कांच के एक टुकड़े के आकार को बस थोड़ा सा बदलकर हम रोशनी को अपनी मर्जी से नियंत्रित कर सकते हैं। हाँ, और ये तो बस शुरुआत है। आज वैज्ञानिक लिक्विड लेंस बना रहे हैं जो हमारे फोन के कैमरों में लगे हैं और बिजली के एक छोटे से करंट से अपनी फोकस दूरी बदल लेते हैं। यहाँ तक कि अंतरिक्ष में बड़ी बड़ी गैलेक्सी भी अपने गुरुत्वाकर्षण से अपने पीछे से आ रही रोशनी को मोड़ देती हैं और एक विशालकाय ग्रेविटेशनल लेंस की तरह काम करती हैं। ये सोचने वाली बात है कि जिस सरल सिद्धांत को हम आज समझ रहे हैं वही ब्रह्मांड के सबसे बड़े पैमानों पर भी काम कर। अब अगला चैप्टर देखते हैं, मानव नेत्र। चलिए इसे समझते हैं। मानव नेत्र मतलब शरीर का वो हिस्सा जो प्रकाश पर प्रतिक्रिया करता है। और इसी की वजह से हम पूरी दुनिया देख पाते हैं। इसमें 1 करोड़ से भी ज्यादा रंगों में फर्क करने की क्षमता है। 1 करोड़ रंग? और इसका साइज कितना होता है? बहुत बड़ा नहीं, इसका व्यास मतलब डायमीटर लगभग 2.5 सेंटीमीटर होता है। अच्छा, और अगर हम इसकी बाहरी बनावट देखें तो देखिए, ऊपर और नीचे पलकें होती हैं और पलकों पर जो बाल होते हैं आईलैश, वो धूल मिट्टी से बचाते हैं। और आंख का जो सफेद वाला हिस्सा दिखता है वो है स्क्लेरा, और जो रंगीन हिस्सा है, किसी का काला किसी का भूला, वो आइरिस है ना? बिल्कुल, वो आइरिस है। और आइरिस के ठीक बीच में जो काला सा बिंदु है वो है प्यूपल। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कॉर्निया की। ये क्या होता है? कॉर्निया आंख के सबसे ऊपर की एक पारदर्शी और उभरी हुई पतली झिल्ली है। मतलब प्रकाश सबसे पहले इसी से होकर आंख में जाता है। हाँ, प्रकाश इसी के माध्यम से आंख में प्रवेश करता है। और सबसे जरूरी बात, नेत्रदान के समय पूरी आंख नहीं दी जाती, सिर्फ कॉर्निया का ही दान किया जाता है। बिल्कुल, सिर्फ कॉर्निया का। अच्छा, तो कॉर्निया की ठीक पीछे क्या है? वही रंगीन हिस्सा? हाँ, कॉर्निया के ठीक पीछे है आइरिस, या जिसे परितारिका भी कहते हैं। ये एक रंगीन रिंग जैसी मांसपेशी की संरचना है। और इसी से आंखों का रंग तय होता है, काला, भूरा या नीला? जी हाँ, वही। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। क्या? हर इंसान का आइरिस पैटर्न उंगलियों के निशान की तरह एकदम अनोखा होता है। अरे वाह! इसीलिए बायोमेट्रिक पहचान में जैसे आधार कार्ड बनवाते समय आइरिस को स्कैन करते हैं। बिल्कुल सही। इसीलिए तो आइरिस का मुख्य काम क्या है? सिर्फ रंग देना? नहीं, इसका मुख्य काम है पुतली के आकार को नियंत्रित करना। पुतली मतलब आइरिस के बीच वाला काला छेद? हाँ, वही, जिससे प्रकाश असल में अंदर जाता है। तो जब हम तेज रोशनी में होते हैं तो आइरिस पुतली को छोटा कर देता है। सही, ताकि कम प्रकाश अंदर जाए। और जब हम कम रोशनी में होते हैं तो वो पुतली को बड़ा कर देता है ताकि ज्यादा प्रकाश अंदर जा सके। बिल्कुल। और यही वजह है कि जब हम धूप से किसी अंधेरे कमरे में आते हैं तो कुछ सेकंड के लिए कुछ दिखाई नहीं देता। अच्छा, क्योंकि आइरिस को एडजस्ट करने में थोड़ा वक्त लगता है। हाँ, अब पुतली के ठीक पीछे होता है आंख का लेंस। लेंस? ये तो एक पारदर्शी संरचना होगी। हाँ। और ये उत्तल लेंस यानी कॉन्वेक्स लेंस की तरह काम करता है। इसका काम है प्रकाश को एक जगह फोकस करना। कहाँ फोकस करना? रेटिना पर। उसकी बात हम आगे करेंगे। ठीक है, तो इस लेंस को अपनी जगह पर कौन पकड़ कर रखता है? सिलियरी मांसपेशियां, मतलब सिलियरी मसल्स। ये मांसपेशियां सिर्फ लेंस को पकड़ती नहीं है, और कुछ भी करती हैं? हाँ, ये लेंस की फोकस दूरी को भी कंट्रोल करती है। जब हमें दूर की कोई चीज देखनी होती है तो ये मांसपेशियां लेंस को पतला कर देती हैं। और जब पास की कोई चीज देखनी होती है तो ये लेंस को मोटा कर देती हैं। समझ गए। आंख के अंदर कोई तरल पदार्थ भी होता है? हाँ, 2 तरह के द्रव होते हैं। कॉर्निया और लेंस के बीच में होता है एक्वस ह्यूमर, ये पोषण देता है। और दूसरा लेंस और रेटिना के बीच में होता है विट्रियस ह्यूमर, ये थोड़ा गाढ़ा जेली जैसा होता है। और इसका क्या काम है? ये आंख को उसका गोलाकार आकार बनाए रखने में मदद करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम जो भी देखते हैं उसकी इमेज या प्रतिबिंब आंख के पिछले पर्दे पर बनता है। हाँ, और उसी पर्दे को रेटिना कहते हैं। यहाँ एक जरूरी सवाल है, रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है, सीधा या उल्टा? ये बहुत अच्छा सवाल है। वो हमेशा वास्तविक और उल्टा होता है, रियल एंड इन्वर्टेड। क्या मतलब हम दुनिया को उल्टा देखते हैं? तकनीकी रूप से हाँ, हमारा मस्तिष्क उस उल्टे प्रतिबिंब को सीधा करके हमें दिखाता है। कमाल है। और रेटिना से दिमाग तक ये सिग्नल कौन ले जाता है? वो ले जाती है ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व, इसमें कुछ खास तरह की कोशिकाएं होती होंगी? जी, इसमें 2 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, रॉड सेल्स और कोन सेल्स। रॉड सेल्स कम रोशनी में देखने में मदद करती हैं। रात में उल्लू की आंखों में इनकी संख्या बहुत ज्यादा होती है। अच्छा, तभी वो रात में इतना साफ देख पाता है। और कोन सेल्स तेज रोशनी में काम करती हैं और रंगों की पहचान कराती हैं। इसे याद रखने का कोई आसान तरीका? हाँ, सी से कोन, सी से कलर। बढ़िया है। मैंने सुना है रेटिना पर 2 खास बिंदु भी होते हैं। हाँ, एक है ब्लाइंड स्पॉट, जहां से ऑप्टिक नर्व निकलती है, यहाँ कोई प्रतिबिंब नहीं बनता। और दूसरा है येलो स्पॉट,
या मैक्युला। यहाँ पर सबसे साफ, सबसे स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है। चलिए अब आंखों की कुछ आम समस्याओं पर बात करते हैं। सबसे पहले निकट दृष्टि दोष मतलब मायोपिया। हाँ, मायोपिया, इसमें पास की चीजें तो साफ दिखती हैं पर दूर की नहीं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो प्रतिबिंब है वो रेटिना के आगे बन जाता है। और इसके इलाज के लिए कौन सा लेंस लगता है? इसके निवारण के लिए अवतल लेंस यानी कॉन्केव लेंस का चश्मा लगता है। ठीक है, और इसका उल्टा दूर दृष्टि दोष हाइपरमेट्रोपिया। हाँ, हाइपरमेट्रोपिया में दूर की वस्तुएं तो साफ दिखती हैं पर पास की नहीं। इसमें प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता होगा। बिल्कुल, इसमें प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है और इसके लिए उत्तल लेंस मतलब कॉन्वेक्स लेंस का प्रयोग होता है। और एक और स्थिति है जो अक्सर उम्र के साथ होती है, जरा दृष्टि दोष प्रेसबायोपिया। इसमें ना तो पास की वस्तु साफ दिखती है और न ही दूर की। इसके लिए तो वो बाइफोकल लेंस वाला चश्मा लगता है ना? हाँ, बाइफोकल लेंस जिसमें ऊपर अवतल और नीचे उत्तल लेंस होता है। इसके अलावा अबिंदुकता या अस्टिग्मेटिज्म भी होता है। जी, इसमें सीधी खड़ी वस्तुएं तिरछी दिखाई देती हैं। इसका इलाज बेलनाकार लेंस मतलब सिलिंड्रिकल लेंस से होता है। और मोतियाबिंद कैटरैक्ट, मोतियाबिंद में तो आंख का जो लेंस है वही धुंधला हो जाता है। जिसे ऑपरेशन से ठीक किया जाता है। हाँ, उसे ऑपरेशन द्वारा ठीक किया जाता है। कुछ और रोचक तथ्य देखते हैं। किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब हमारी रेटिना पर कितनी देर तक बना रहता है? लगभग 16 सेकंड तक। अच्छा, और स्वस्थ आंखों के लिए साफ देखने की न्यूनतम दूरी क्या होती है? न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। और अधिकतम? अधिकतम दूरी अनंत होती है। हम चांद तारे भी देख सकते हैं। ये तो है। एक और दिलचस्प बात, मानव आंख की क्षमता कितने मेगापिक्सल के कैमरे के बराबर होती है? लगभग 576 मेगापिक्सल के बराबर। 576? अविश्वसनीय। अच्छा, एक आखिरी सवाल, कोई वस्तु हमें पास से बड़ी और दूर से छोटी क्यों दिखाई देती है? ये होता है दर्शन कोण के कारण, विजुअल एंगल। दर्शन कोण वो क्या है? पास की वस्तु आंख पर बड़ा कोण बनाती है इसलिए बड़ी दिखती है और दूर की वस्तु छोटा कोण बनाती है इसलिए वो हमें छोटी दिखाई देती है।